हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम भाग जो है सो हम जारी कर चुके हैं। अब कल जहां तक हम बताए थे प्रागैतिहासिक काल में, अब वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पूरा पाषाण काल के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आपको हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल की अवधि जो है वो 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच का काल है। ठीक है। अब इस पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला को कहते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरे को उच्च पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, तो निम्न पुरा पाषाण काल की अवधि 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी के बीच मानी जाती है। 6 लाख से 1.5 लाख बीसी निम्न पुरा पाषाण काल की अवधि है। फिर अगर मध्य पुरा पाषाण काल की अवधि की बात करें तो करीब 1.5 लाख बीसी से 45,000 बीसी के बीच के काल को हम लोग मध्य पुरा पाषाण काल कहते हैं। और फिर उच्च पुरा पाषाण काल की जो अवधि है वो 45,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच का काल है। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग इसको 3 भाग में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब निम्न पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल मतलब 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी के बीच का जो आदि मानव था, ठीक है, तो वह जो है शिकार करता था। तो शिकार करता था तो बहुत सारे उपकरणों का जो है सो वो निर्माण करता था। तो हम लोग पाते हैं क्या कि निम्न पुरा पाषाण काल का आदि मानव उपकरण में मुख्य रूप से हस्त कुठार और गंडासे का जो है सो प्रयोग करता था। बड़ी संख्या में हम लोगों को हस्त कुठार और गंडासा जो है सो वो प्राप्त हुए हैं। हस्त कुठार और गंडासा, हस्त कुठार में क्या करते थे लोग कि हड्डी या पत्थर के एक टुकड़े को लेते थे और उस पर हड्डी या पत्थर के एक दूसरे टुकड़े को जो है सो बांध देते थे, है ना, और वो हस्त कुठार हो गया, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है सो एक हड्डी या पत्थर का जो है सो एक टुकड़ा है, इस पर एक हड्डी या पत्थर के एक टुकड़े को जो है सो हम बांध दिए, है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी, इसी को हम लोग जो है सो हस्त कुठार कह रहे हैं। ठीक है। गंडासा में क्या होता था, इसमें भी हड्डी या पत्थर का एक टुकड़ा होता था और उसको ऊपर से ही जो है सो घिस करके नुकीला बना दिया जाता था, है ना। तो ये या फिर कोई नुकीले टुकड़े को जो है सो बांध दिया जाता था, तो यह गंडासा बन जाता था। अब हस्त कुठार और गंडासे का प्रयोग निम्न पुरा पाषाण काल का जो आदि मानव था वह शिकार में जो है सो करता था, है ना। किसी चीज को काटने, चीरने, फाड़ने में जो है सो इन 2 उपकरणों का प्रयोग करता था मुख्य रूप से। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे स्थान से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई होगी। तो कहाँ कहाँ से हम लोगों को हस्त कुठार और गंडासे का प्रमाण मुख्य रूप से मिला है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये जो उपकरण होते थे, तो ये उपकरण में चूंकि पत्थर के बने हुए होते थे, तो हम लोग पाते हैं क्या कि क्वार्टजाइट पत्थर से इसका निर्माण होता था, चर्ट पत्थर से जो है सो इसका निर्माण होता था, और फिर बेसाल्ट चट्टानों से भी हम लोग पाते हैं क्या कि हस्त कुठार और गंडासे का जो है सो निर्माण होता था। इसका प्रमाण हम लोगों को पहलगाम से मिला है जो कश्मीर में है। फिर बेलन घाटी से इसका प्रमाण मिला है जो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास बेलन घाटी, ठीक है। तो वहां से हम लोगों को बेलन घाटी में बहुत सारे ऐसे पुरापाषाण कालीन स्थल हैं जहां से हम लोगों को हस्त कुठार और गंडासे का प्रमाण मिलता है। फिर हम लोग भीमबेटका से इसका प्रमाण पाते हैं और आदमगढ़ से भी इसका प्रमाण पाते हैं। ये भीमबेटका और आदमगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में है ना। फिर हम लोग कर्नाटक में हुसंगी से जो है सो इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग राजस्थान के सिंगी तालाब से जो है सो इसको प्राप्त करते हैं और फिर तमिलनाडु के अतिपक्कम से जो है सो इसको प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब इन स्थानों से जो है सो हस्त कुठार और गंडासे का जो है सो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण
स्थल हैं जहां से इसके प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ऐसे तो अनेकानेक हम लोग देखते हैं कि स्थल हैं, है ना, पुरापाषाण कालीन, जहां से इस प्रकार के अवशेषों की जो है सो प्राप्ति हुई है। लेकिन मुख्य रूप से जो है सो आपको 3-4 जो है सो परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। अभी हम लोग स्थल पर आएंगे और अलग से जो है सो विभिन्न स्थलों के फीचर को हम लोग जो है सो देखेंगे। मतलब कि आपको याद रखना है कि निम्न पुरापाषाण काल का जो आदि मानव था तो वह जो है सो शिकार में हस्त कुठार और गंडासे का प्रयोग करता था। अब मध्य पुरापाषाण काल का जो आदि मानव था, मध्य पुरापाषाण काल मतलब 1.5 लाख से 45,000 बीसी के बीच का जो आदि मानव था, तो हम लोग पाते हैं कि उपकरणों में हम लोग देखते हैं कि फलक का जो है सो प्रयोग करता था। ठीक है ना, माने ऐसा नहीं है कि मध्य पुरापाषाण काल में जब वो आ गया तो गंडासा और हस्त कुठार का प्रयोग बंद हो गया, ऐसा नहीं, वो तो कंटिन्यूअस चलता रहा। लेकिन हम लोग मध्य पुरापाषाण काल में फलक को जो है सो मुख्य रूप से देखते हैं उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हुए। ये फलक में क्या होता था कि पत्थर का जो है सो एक टुकड़ा लिया जाता था और उसको एक तरफ से जो है सो घिस दिया जाता था, है ना, धारदार उसको बना दिया जाता था। तो उसका उपयोग चीरने फाड़ने में जो है सो किया जाता था। बड़ी संख्या में हम लोगों को फलक जो है सो प्राप्त होते हैं। मध्य पुरापाषाण कालीन फलक बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। इसलिए एक पुरातत्वविद A.K. घोष के द्वारा जो है सो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की भी जो है सो संज्ञा दी गई है। अब ये फलक हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो हम लोग पाते हैं, और इनको भी वही क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया जाता था, फिर जैस्पर से भी बनाया जाता था, जैस्पर पत्थर, फ्लिंट पत्थर से भी जो है सो इसको बनाया जाता था, है ना। अब ये कहाँ कहाँ से मिले हैं तो भीमबेटका से जो है सो हम लोगों को फलक प्राप्त होता है, नेवासा से हम लोगों को फलक प्राप्त होता है, पुष्कर से हम लोगों को फलक प्राप्त होता है, फिर सिंध का जो रोहिरी घाटी है वहाँ से बड़ी संख्या में हम लोगों को फलक प्राप्त होते हैं, और फिर नर्मदा घाटी के शमनापुर से हम लोगों को बड़ी संख्या में फलक जो है सो प्राप्त होते हैं, है ना। तो निम्न पुरापाषाण काल फलक संस्कृति कहलाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कुछ एक स्थल जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। फिर तीसरा जो भाग है पुरापाषाण काल का उसको हम लोग उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। मतलब 45,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी का जो है सो ये फेज है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि उपकरणों के मामले में हम लोग देखते हैं कि आदि मानव ब्लेड का जो है सो प्रयोग करते थे, है ना। फलक का भी प्रयोग होता था, हस्त कुठार और गंडासे का भी प्रयोग होता था, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि ब्लेड का जो है सो प्रयोग किया जाने लगा। ये ब्लेड क्या था तो फलक को हम लोग पत्थर को के टुकड़े को एक तरफ से घिस दिए तो फलक हो गया, और उसको दोनों तरफ से अगर हम लोग घिस दिए तो वही ब्लेड हो गया। ठीक है ना, मतलब कि उच्च पुरापाषाण काल में हम लोग उपकरणों के रूप में ब्लेड को जो है सो देखते हैं, जो आदि मानवों के द्वारा जो है सो प्रयोग में लाया जाता था। अब ये ब्लेड हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कई स्थानों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पुष्कर से प्राप्त होता है, फिर बागोर से प्राप्त होता है, राजस्थान में है ये दोनों स्थल। फिर हम लोग हजारीबाग, हमारे झारखंड के हजारीबाग से भी जो है सो ब्लेड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सिंहभूम, हमारे झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से भी जो है सो ब्लेड की प्राप्ति हुई है। फिर इनाम गांव महाराष्ट्र में, यहाँ से मिला है, और फिर बेलन घाटी यूपी में, यहाँ से भी हम लोगों को ब्लेड बड़ी संख्या में जो है सो प्राप्त होते हैं, है ना। अब इलाहाबाद में हम लोग पाते हैं क्या कि जो बेलन घाटी है तो वहाँ पर एक जगह है जिसको लोहदा नाला कहा जाता है। तो लोहदा नाले से हम लोगों को एक हड्डी की बनी हुई एक स्त्री की जो है सो छोटी सी मूर्ति जो है सो प्राप्त हुई है ना, जिसको मातृ देवी की जो है सो मूर्ति कहा जाता है। और ये लोहदा नाले से प्राप्त हड्डी की जो मातृ देवी की जो ये मूर्ति है तो कहा जाता है कि ये विश्व की प्राचीनतम जो है सो मूर्ति है ना, किसी महिला की, है ना, किसी मातृ देवी की यह प्राचीनतम मूर्ति जो है सो इसको कहा जाता है। छोटी जब मूर्ति होगी तो उसको हम लोग मृण मूर्ति कहेंगे, है ना। तो हम लोग हड्डी की बनी हुई जो है सो एक मृण मूर्ति जो महिला की है, स्त्री की है, वो लोहदा नाले से प्राप्त हुई है जो बेलन घाटी में है।
और यह उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि यहीं से मतलब लोहदा नाले से ही रोड़ी और मलबे से बना हुआ एक गोलाकार चबूतरा भी जो है सो हम लोगों को मिला है, जो 85 सेंटीमीटर व्यास का है ना। तो यह रोड़ी मलबा से एक गोलाकार चबूतरा उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित 85 सेंटीमीटर व्यास वाला यह चबूतरा उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है ना। विश्व के संदर्भ में भी हम लोग पाते हैं क्या कि उच्च पुरा पाषाण काल में इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों की जो है सो खोज हुई है, जिसमें एक हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रांस से हम लोगों को हड्डी की बनी हुई उच्च पुरा पाषाण कालीन जो है वह एक बांसुरी का प्रमाण मिला है, जो करीब 25,000 बीसी के आसपास का है ना। माने फ्रांस से हम लोगों को 25,000 बीसी के आसपास का उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित हड्डी का बना हुआ एक बांसुरी का प्रमाण मिला है, और इसको विश्व का अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन संगीत का प्रमाण जो है सो माना जाता है ना। मतलब विश्व का प्राचीनतम संगीत का प्रमाण हम लोगों को फ्रांस से प्राप्त हुआ है, और यह हड्डी की एक बांसुरी के रूप में प्राप्त हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ये पुरा पाषाण काल था, तो पुरा पाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि मानव जो था वो शिकार करता था, वो जंगलों में जो है सो रहता था, है ना। खानाबदोश जो है सो जीवन जो है सो जीता था, एक जगह से दूसरे जगह में जो है सो वो भटकता रहता था, शिकार की तलाश में रहता था वो। अब यह जो आदि मानव था, यानी पुरा पाषाण कालीन जो आदि मानव था, तो हम लोग पाते हैं क्या कि शिकार में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था, जो अभी तक जो है सो हम लोग देखे, हस्त कुठार का प्रयोग, गंडासे का प्रयोग, फलक का प्रयोग, ब्लेड का प्रयोग, ठीक है। लेकिन पुरा पाषाण काल जो है दो चीज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जैसे दो या तीन चीज कहिए कि तीन चीज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि हम लोग पाते हैं कि पुरा पाषाण काल में, है ना, पुरा पाषाण काल में ही अगर उसको और ज्यादा वर्गीकृत करें तो उच्च पुरा पाषाण काल में ही हम लोग पाते हैं क्या कि ज्ञानी मानव, है ना, होमोसेपियंस जिसको हम लोग कहते हैं, तो होमोसेपियंस का जो है सो प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि पुरा पाषाण काल के अंतर्गत उच्च पुरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस का जो है सो उद्भव हम लोग देखते हैं। माना जाता है कि 45,000 बीसी से 12,000 बीसी के बीच में जो है सो ज्ञानी मानव का जो है सो अवतरण हुआ, है ना। होमोसेपियंस का अवतरण हुआ, जो सोच सकता था, समझ सकता था, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि पुरा पाषाण काल में जो हड्डी और पत्थर के उपकरणों का जो ये लोग प्रयोग करते थे, तो जैसा कि एक चीज ध्यान में रखिएगा आप कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि आग का जो आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार का श्रेय तो हम लोग देते हैं होमो इरेक्टस को, है ना। होमो इरेक्टस ने ही जो है सो आग का सबसे पहले जो है सो आविष्कार किया था, और सबसे पहले होमो इरेक्टस ने ही जो है सो हैंड एक्स भी बनाया था, मतलब कि हस्त कुठार भी जो है सो सबसे पहले होमो इरेक्टस के द्वारा ही बनाया गया। लेकिन अगर उपकरण निर्माण में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की वो जाति के बारे में आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो विभिन्न उपजातियां जो विकसित हुई थी, तो उनमें से किस उपजाति के द्वारा सबसे पहले जो है सो पत्थर के औजार बनाए गए, तो उस कंडीशन में आपको आंसर जो है वो जिंजानथ्रोपस देना होगा। जिंजानथ्रोपस को हम लोग होमो हेविलस भी कहते हैं। तो ये जिंजानथ्रोपस या होमो हेविलस जो था, यह सबसे पहले जो है सो औजारों का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर सबसे पहले हैंडेक्स पूछेगा परीक्षा में कि कौन बनाया, तब होमो इरेक्टस आपको देना है आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन रहा कि सबसे पहले प्रस्तर औजारों का निर्माण करता कौन था, तो जिंजानथ्रोपस या होमो हेवियस जो है सो आप नाम दीजिएगा, है ना। इसलिए इसको कारीगर मानव भी जो है सो कहा जाता है। जिंजानथ्रोपस या होमो हेविलस को जो है सो कारीगर मानव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पुरा पाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि एक तो आग का आविष्कार हुआ, है ना। आविष्कार का अर्थ आग के प्रयोग से है, मतलब कि उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि मानव
आग का जो है सो प्रयोग करना सीख गया, ठीक है ना, कि भाई अगर ठंड लगे तो आग को तापा जा सकता है ना, भोजन को जो है सो पका करके खाया जा सकता है, फिर जंगली जानवरों को भगाने में आग का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो है सो मानव जो जाना है ना, और उसका प्रयोग जो करना आरंभ किया, उसी को हम लोग यहाँ आग का आविष्कार कह रहे हैं, है ना। तो आग के आविष्कार का अर्थ आग के प्रयोग से है। तो आग का आविष्कार कब हुआ? तो उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि पुरा पाषाण काल में ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस काल का जो आदि मानव था, तो यह जो है सो चित्रकारी भी करता था। गुफा की दीवारों पर हम लोग को बहुत सारे गुहा चित्रण के जो है सो प्रमाण मिले हैं, जो पुरा पाषाण कालीन है। तो पुरा पाषाण कालीन आदि मानव जो है गुहा चित्रकारी किया करता था। इस प्रकार के चित्र के प्रमाण हम लोगों को कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुरहना पहाड़ से हम लोगों को गुफा चित्रण का प्रमाण मिला है। फिर भीमबेटका, आदमगढ़ और लखाजोर, है ना, ये तीनों स्थान मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, आदमगढ़ और लखाजोर, तो यहाँ से भी जो है सो हम लोगों को गुफा चित्रण का प्रमाण मिला है। फिर झारखंड के हजारीबाग से जो है सो गुफा चित्रण का प्रमाण मिला है। फिर कर्नाटक के कुपागल्लू से हम लोगों को गुफा चित्रण का प्रमाण मिलता है ना। आदमगढ़ से जो चित्र हम लोगों को प्राप्त होता है, उसमें एक गेंडे का जो है सो शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक गेंडा है और कई लोग उसको चारों तरफ से घेर करके मारने का जो है सो प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये भी है कि निश्चित रूप से इंसानों में एक सामूहिकता की भावना जो है सो आ गई होगी कि भाई अगर शिकार करना है तो सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के, है ना, शिकार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सफलता का दर जो है सो ज़्यादा है। तो इस प्रकार की सोच जो है सो जरूर डेवलप हो गई होगी। अब ये जो गुफा चित्रण जो आरंभ हुआ था, तो हम लोग पाते हैं कि इस गुफा चित्रण में 4 रंगों का जो है सो प्रयोग किया गया। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि पुरा पाषाण कालीन जो गुफा चित्र जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसमें किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि 4 रंग प्रयुक्त हुए हैं। एक सफ़ेद है, एक लाल है, एक हरा है और एक पीला है ना। तो सफ़ेद, लाल, हरा और पीला, इन 4 रंगों का प्रयोग जो है पुरा पाषाण कालीन गुफा चित्रण में जो है सो होता है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पाटने। तो महाराष्ट्र के पाटने नामक स्थान से हम लोगों को जो है सो शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी मानव के द्वारा की गई चित्रकारी का प्रमाण जो है सो मिला है ना। महाराष्ट्र के पाटने से हम लोगों को शुतुरमुर्ग का जो है सो एक अंडा मिला है, जिस पर मानव के द्वारा जो है सो चित्र बनाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार का भी जो है सो हम लोगों को प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि जैसे आपका ये जो पूरा का पूरा जो पूरा पाषाण काल था, तो पूरा पाषाण काल के विभिन्न स्थानों से, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे पत्थर के उपकरण जो है सो हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसी आधार पर, इन प्रस्तर उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल की संस्कृति को 2 भाग में जो है सो बांटा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1863 में सबसे पहले जो है सो दक्षिण में पल्लवरम नामक स्थान से हम लोग पाते हैं क्या कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा जो है सो पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया था, है ना। उन्होंने जो है सो सबसे पहले पाषाण उपकरण जो है सो पल्लवरम से जो है सो प्राप्त किया था। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे और इन्होंने ही पल्लवरम से जो है सो सबसे पहले पाषाण उपकरण प्राप्त किया था, जो पूरा पाषाण कालीन था, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछे कि सबसे पहले जो है सो प्रागैतिहासिक उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जो है पूरा पाषाण कालीन प्रस्तर औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तब तो पल्लवरम आपको उत्तर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस पूछे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक उपकरण जो है सो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब आंसर देना है लिंगसुगुर से, है ना। कर्नाटक में लिंगसुगुर नाम का एक स्थान है, वहाँ से 1842 ईस्वी में हम लोग पाते हैं क्या कि
पहला जो है सो प्रागैतिहासिक औजार खोजा गया था। और ये जो खोजने वाले जो थे ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर प्रिमरोज। तो डॉक्टर प्रिमरोज के द्वारा जो है सो सबसे पहले लिंग सुगूर से जो है सो प्रागैतिहासिक उपकरण जो है सो खोजा गया था, ठीक है ना। और पल्लवरम से पूरा पाषाण कालीन जो है सो उपकरण है ना रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो है सो खोजा गया। इन दोनों अंतरों को जो है सो आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है और यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या चीज़ टिक करना है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्टर जो प्रिमरोज हैं तो भारतीय इतिहास को उद्घाटित करने वाले ये पहले जो है सो व्यक्ति थे, है ना। मतलब कि पहली बार डॉक्टर प्रिमरोज के द्वारा ही भारतीय इतिहास को जो है सो उद्घाटित किया गया था। अब जैसे कि ये सब जब हुआ, ये जो उपकरण जो हम लोगों को प्राप्त हुए तो उसके आधार पर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को दो भाग में बांटा गया। जो आपका सिंध का जो क्षेत्र है हम लोगों का, सोहन घाटी का जो इलाका है, सिंधु की सहायक नदी जो सोहन घाटी है ना, तो सोहन नदी है, ठीक है। सिंधु की सहायक जो सोहन नदी है, तो सोहन नदी घाटी क्षेत्र में हम लोगों को बहुत सारे पाषाण उपकरण जो है सो प्राप्त होते हैं। तो उस आधार पर जो है सो उसको सोहन संस्कृति जो है सो नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब इस सोहन संस्कृति को चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तीन चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो सोहन संस्कृति थी तो इस संस्कृति से संबंधित उपकरण पंजाब की सिंधु की सहायक सोहन नदी घाटी से जो है सो प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इसको हम लोग सोहन संस्कृति जो है सो कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि पत्थर का वह टुकड़ा, ठीक है, जो पानी में घिस घिस करके गोल मटोल हो जाता है उसको हम लोग पेबुल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पत्थर का वह टुकड़ा जो पानी में घिस घिस करके गोल मटोल हो जाता है उसको हम लोग पेबुल कहते हैं। और चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण होता है जो पेबुल से जो है सो बनाया जाता है ना। माने पेबुल से बनाया जाने वाला जो उपकरण है वो चापर जो है सो कहलाता है ना। तथा चापिंग क्या है भाई, तो पेबुल के दोनों किनारों को घिस कर बनाया जाने वाला जो ब्लेड है उसको हम लोग चापिंग कहते हैं, है ना। इसीलिए इसको चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सोहन संस्कृति को, ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि 1969 में हम लोग HD सांकलिया के द्वारा जो है सो देखते हैं कि पहलगाम से जो है सो एक बड़ा जो है सो फलक प्राप्त किया गया जो कि आपका सोहन संस्कृति का ही जो है सो एक स्थल रहा था, ठीक है। बेलन घाटी क्षेत्र से भी हम लोग पाते हैं क्या कि बेलन घाटी क्षेत्र में करीब करीब 44 ऐसे स्थल हैं जिसको सोहन संस्कृति से जो है सो जोड़ा गया है और यहाँ से भी जो है सो बहुत सारे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। मतलब मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल में उत्तर भारतीय जो पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है उसको सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं और दक्षिण भारतीय पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है उसको हम लोग मद्रासीय संस्कृति या हस्त कुठार संस्कृति के नाम से जो है सो हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि हम लोग पाते हैं क्या कि हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार जो है वो सबसे पहले जो प्राप्त हुआ तो वह आपका मद्रास के क्षेत्र से ही प्राप्त होता है ना। इसलिए इसको जो है सो हस्त कुठार संस्कृति या मद्रासीय संस्कृति हम लोग कहते हैं, है ना। मतलब कि पहला जो हस्त कुठार वही 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो है पल्लवरम से जो है सो पहला हस्त कुठार प्राप्त किया गया था। और भी बहुत सारे जो है सो स्थल हैं मद्रास के आसपास में, है ना। जो दक्षिण भारत में जो एक कोर्तुलियार नदी घाटी है, एक कोर्तुलियार नदी है, तो कोर्तुलियार नदी घाटी में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जैसे मान लीजिए बदमदुरे है ना। उसी प्रकार से अतिपक्कम है, तो बदमदुरे अतिपक्कम ये दो प्रमुख स्थल हैं हस्त कुठार संस्कृति के, ठीक है ना। यहाँ से बड़ी संख्या में हम लोगों को जो है सो हस्त कुठार गंडासा फलक आदि जो है सो प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ और एक चीज ध्यान रखिएगा कि फलक समझ गए, ब्लेड भी समझ गए। अब जो ब्लेड जो होता था वो एक ऐसा पाषाण उपकरण होता था, है ना, जो लंबाई में अपनी चौड़ाई का जो है सो दोगुना होता था,
है ना। मतलब कि ब्लेड में हम लोग पाते हैं क्या कि ब्लेड की जो लंबाई होती थी वो उसकी चौड़ाई से जो है सो दोगुनी होती थी, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर भारतीय पूरा पाषाण कालीन स्थलों को सोहन संस्कृति के अंतर्गत उसको हम लोग पढ़ते हैं, और दक्षिण भारतीय पुरापाषाण कालीन स्थलों को हम लोग हस्तकुठार संस्कृति या मद्रासीय संस्कृति के नाम से जो के रूप में जो है सो पढ़ते हैं। ठीक है, इतना चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि सोहन संस्कृति, है ना, सोहन संस्कृति के उपकरणों की खोज जो है वो सबसे पहले 1928 में जो है सो D.N. वाहिया के द्वारा जो है सो किया गया था, है ना। तो D.N. जो वाहिया है, वाडिया कहिए आप, है ना, D.N. वाडिया साहब के द्वारा जो है सो 1928 में जो है सो सबसे पहले हम लोग सोहन संस्कृति क्षेत्र से जो है सो उपकरणों को खोजा जाता हुआ जो है सो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आता है कि भारत में सबसे पहले जो है सो किस पाषाण स्थल की जो है सो खुदाई हुई थी, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि सबसे पहले उड़ीसा में कुलियाना नाम का जो है सो एक स्थल है। तो उड़ीसा का कुलियाना पहला ऐसा पाषाण स्थल है जिसकी खुदाई जो है सो की गई थी, है ना, 1939-42 के बीच में की गई थी। ये N.K. बोस और D. सेन के द्वारा जो है सो इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, तो उड़ीसा का कुलियाना पहला ऐसा पाषाण स्थल है जिसकी खुदाई जो है सो की गई। पहली बार जो है सो खुदाई किस पाषाण स्थल की हुई, तो कुलियाना की जो है सो हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पहला हैंड एक्स जो है सो वो पल्लवरम से प्राप्त हुआ, है ना। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा जो है सो उसको खोजा गया, 1863 में जो है सो खोजा गया, है ना। फिर लिंग सुगुर का जो हम उल्लेख किए कि पहला प्रागैतिहासिक जो उपकरण प्राप्त हुआ ये लिंग सुगुर से जो है सो प्राप्त हुआ था। ठीक है, वो दोनों डिफरेंस भी आप जो है सो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों और उसकी विशेषताओं को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोहन घाटी का जो क्षेत्र था, तो सोहन घाटी का जो ये क्षेत्र था जो पाकिस्तान में है, सिंधु की एक सहायक नदी है, तो सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है तो ये पुरापाषाण काल से जो है सो संबंधित है। और यहाँ पर हम लोग 1928 में, है ना, D.N. वाडिया के द्वारा जो है सो पुरापाषाण कालीन उपकरणों को खोजते हुए देखते हैं। और ये जो D.N. वाडिया हैं तो इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो सबसे प्राचीनतम जो हस्तकुठार जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है ना, मतलब प्राचीनतम हस्तकुठार की प्राप्ति सोहन घाटी क्षेत्र से ही जो है सो हुआ है ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि प्राचीनतम हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। पल्लवरम में सबसे पहले हस्तकुठार खोजा गया था, लेकिन अगर प्राचीनतम हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आंसर देना है सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि बोरी नाम का महाराष्ट्र का जो है सो पुरापाषाण कालीन ये जो है सो स्थल है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ये जो बोरी है बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं बोरी से। हम लोग 20 लाख BC से 12 लाख BC के बीच के, है ना, 14 लाख BC के भी बहुत सारे उपकरण प्राप्त हम लोगों को हुए हैं। तो बोरी के संबंध में आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत का प्राचीनतम पुरापाषाण स्थल है ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत का प्राचीनतम पुरापाषाण स्थल कौन सा है, तो आंसर देना है आपको बोरी। ठीक है, फिर भीमबेटका, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है ये पुरापाषाण काल से संबंधित एक स्थल रहा है, मध्यपाषाण काल से भी इसका संबंध रहा है। तो भीमबेटका से हम लोग पाते हैं क्या कि गुहा चित्रण जो है सो हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो ये भीमबेटका है, तो भीमबेटका से करीब 500 की संख्या में गुफा चित्रकारी का हम लोगों को प्रमाण मिलता है, जिसमें से 5 पुरापाषाण काल से संबंधित है, 450 मध्यपाषाण काल से संबंधित है और शेष जो है अन्य दूसरे काल से जो है सो संबंधित है ना। इसमें हम लोग शिकार के दृश्यों को देखते हैं, कई प्रकार के शिकार के दृश्य जो है सो उकेरे गए हैं, ठीक है ना। और भारतीय उपमहाद्वीप में कलात्मक रुझान की पहली जानकारी
हम लोगों को भीमबेटका ही देता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कलात्मक रुझान की पहली जानकारी भीमबेटका से हम लोगों को होती है ना। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो कहा जाता है कि 1928 में वी.एस. वानकर, है ना, ये वी.एस. वानकर के द्वारा जो है सो ये चित्र ढूंढे गए थे। सबसे पहले 1928 में वानकर महोदय के द्वारा भीमबेटका के चित्र को जो है सो खोजा गया, है ना, और विश्व को जो है सो इन चित्रों से जो है सो परिचित कराया गया। भीमबेटका को हम लोग पाते हैं कि धरोहर सूची, विश्व का जो धरोहर सूची है उसमें भी इसको रखा गया है। फिर हथनौरा जो एक स्थल था, हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे कि यहाँ से जो है सो आदि मानव का जो है सो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी के हथनौरा नाम के स्थान को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नर्मदा घाटी है तो यहाँ से हम लोगों को पशुओं का जीवाश्म सबसे पहले हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मतलब कि पशुओं का जीवाश्म सबसे पहले नर्मदा घाटी से जो है सो प्राप्त हुआ है, जिसमें हाथी का भी जो है सो जीवाश्म है ना। अब क्या है कि अरुण सोनकिया के द्वारा जो है सो हाथी का जीवाश्म जो है सो यहाँ से खोजा गया था, है ना, और इस जीवाश्म को स्टेट गार्डन गणेश नाम जो है सो दिया गया है। स्टेट गार्डन गणेश जो है सो नाम दिया गया है और यहाँ से आदि मानव का जो है सो हम लोगों को जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इस जीवाश्म जो होमो इरेक्टस का था और इसको भी अरुण सोनकिया के द्वारा ही खोजा गया, है ना। फिर हम लोग बेलन घाटी की चर्चा कर ही चुके हैं, पल्लवरम की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। एक अतिपक्कम के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो अतिपक्कम है ना, पुरापाषाण कालीन के स्थल है। बहुत सारे हस्त कुठार यहाँ से भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो ये अतिपक्कम तमिलनाडु में है, अतिपक्कम मद्रास के पास। तो यहाँ से जो है सो जंतुओं के पद चिन्ह के प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, है ना। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि जंतुओं के पद चिन्ह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो आंसर आपको देना है अतिपक्कम से जो है सो मिले हैं, है ना। अब उसी प्रकार से जो सिंध क्षेत्र है तो सिंध क्षेत्र से भी हम लोग पाते हैं क्या कि पुरापाषाण कालीन अवशेष हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। और सिंध में ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर बनाने का एक कारखाना ही स्थित था। मतलब कि सिंध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है सो पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार एक ही जगह पर जो है सो बड़ी संख्या में बिखरे पड़े हैं, है ना। और इसको माइलस्टोन 101 नाम दिया गया है। माइलस्टोन 101 मतलब 101, है ना। ये वो स्थान है सिंध क्षेत्र में जहां से बड़ी संख्या में हम लोगों को जो है सो पत्थर के औजार पुरापाषाण कालीन प्राप्त हुए हैं, है ना। सिंध का जो रोहिरी घाटी है तो रोहिरी घाटी में ही यह अवस्थित है। बड़ी संख्या में यहाँ से पाषाण उपकरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं पुरापाषाण कालीन, ठीक है। इस प्रकार से आपको पुरापाषाण काल में इन जिन बातों की चर्चा हम लोग जो है सो किए, इसको आप जो है सो ध्यान में रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे और फिर नवपाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।